हेलो फ्रेंड्स, मैं शालिनी पांडे स्वागत करती हूँ आप सभी के अपनी अपनी यूट्यूब चैनल शालिनी बियॉन्ड स्टडी में। आज हम बात कर रहे होंगे यूनिट 3 पे, जो कि हमारा है असेसमेंट ऑफ लैंग्वेज। हमें भाषा के आकलन के बारे में यहाँ पे पढ़ना है। तो हम भाषा के आकलन को इस पूरे यूनिट के अंतर्गत पढ़ेंगे। सबसे पहला हमारा 3.1 है। देखिए, जिन बच्चों ने वीडियो नहीं देखा है वो एक बार यूनिट 1 यूनिट 2 ज़रूर देख लीजिएगा। मैंने बिल्कुल ईजी वे में आपको समझाने का प्रयास किया है, तो एक बार आप वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा उसको। तो ये 3.1 है आपका असेसमेंट, मीनिंग, डिफिनीशन एंड स्कोप। हमें इसके बारे में पढ़ना है कि आकलन क्या होता है, उसका क्या अर्थ है, क्या उसकी परिभाषा है और उसके क्षेत्र के बारे में हमें पढ़ना है यहाँ पे। अब हम बात करते हैं भाषा आकलन से हमारा तात्पर्य क्या होता है। तो भाषा आकलन का मतलब होता है किसी भी बालक में भाषा का विकास कितना हुआ है। एवं भाषा आकलन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके निर्माण में विभिन्न विधियों का निर्धारण किया जाता है। देखिए, भाषा आकलन से तात्पर्य होता है कि भाषा का आकलन, ठीक है। भाषा का आकलन का मतलब क्या है कि बच्चे की प्रगति कितनी हुई है, भाषा के विषय में बच्चे की समझ कितनी है, इसको जांचना ही भाषा आकलन कहलाता है, ठीक है। जैसे आप आकलन तो जानते ही हैं कि आकलन क्या होता है, कि ये जांचना कि उसका लेवल क्या है, स्तर क्या है। तो भाषा का आकलन क्या हो जाएगा कि ये जांचना कि भाषाई स्तर बच्चे का क्या है, यही भाषा आकलन है। छात्रों की भाषा प्रगति को प्रभावी बनाने के लिए शिक्षक जिन तकनीकी द्वारा बालक का आकलन करता है और उससे कुछ निष्कर्ष निकालता है, इस पूरी प्रक्रिया को भाषा आकलन कहते हैं। मतलब कि भाषा आकलन होता है कि बच्चे की प्रगति को जांचने के लिए, बच्चे की क्या प्रोग्रेस हुई है उसको अच्छा बनाने के लिए। अगर मान लीजिए बच्चा कहीं पे पीछे है तो आकलन के माध्यम से हम जानेंगे, सबसे पहले पहचान करेंगे कि हाँ बच्चे को कहाँ पे प्रॉब्लम है, फिर उसका सुधार करके उसकी जो भाषाई प्रगति है उसमें हम उसका सहयोग कर देंगे। तो ये जांचने के लिए, ये उसकी भाषाई प्रगति को बढ़ाने के लिए हम जो आकलन करते हैं वही आपका भाषा आकलन होता है। आकलन जो होती है एक सुव्यवस्थित, सुसंगठित एवं एक क्रमबद्ध प्रक्रिया होती है। मतलब एक पूरी तरह से एक व्यवस्थित प्रक्रिया होती है आपका आकलन, जिसके द्वारा यह निश्चित किया जाता है कि बालक के उद्देश्यों की पूर्ति किस सीमा तक हुई है। बालक के उद्देश्यों की पूर्ति से हमारा तात्पर्य है कि बालक ने भाषा को कितना प्राप्त किया है, बच्चा कितनी समझ रखता है भाषा के बारे में। यह जानने के लिए जो एक सुव्यवस्थित तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से जो संचालन किया जाता है वही आपका भाषा आकलन कहलाता है। इसके बाद इसमें कुछ परिभाषाएं दी गई हैं। जो भी इम्पोर्टेंट परिभाषा है वो हम आपको इसमें बता दे रहे हैं। पहला तो आप पाठक एवं त्यागी के अनुसार की परिभाषा ज़रूर याद कर लीजिएगा। ये अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपका बनता है भाषा आकलन। तो भाषा आकलन के बारे में पाठक एवं त्यागी ने क्या परिभाषाएं दी हैं वो जान लीजिए। ये कहते हैं कि जो भाषा आकलन है वह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम प्रश्नों के माध्यम से व्यक्ति के कार्य करने की योग्यता की जाँच करते हैं। इसमें बच्चे से कुछ प्रश्न किए जाते हैं, उन प्रश्नों के माध्यम से बच्चे की प्रगति है उसके बारे में हम इसमें जांच करते हैं, और यही आपका कहलाता है भाषा आकलन। अब नेक्स्ट परिभाषा जो कि इम्पोर्टेंट है आपके अनुसार, मतलब एग्ज़ाम के लिए, वो है डॉक्टर राम त्रिपाठी के अनुसार। ये भी परिभाषा उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितना पाठक एवं त्यागी के अनुसार की परिभाषा इम्पोर्टेंट है। इसमें कहा गया है कि भाषा आकलन एक प्रकार की ऐसी प्रक्रिया है जिसमें निबंधनात्मक एवं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों से व्यक्ति का परीक्षण किया जाता है, ठीक है। इसलिए कह रहे हैं कि जिसमें हम जो भाषाई प्रश्न होते हैं जिसमें बच्चा खुल करके अपने विचार व्यक्त करता है ऐसे प्रश्नों के माध्यम से, और जिसमें बच्चा सिर्फ अपने ज्ञान का प्रदर्शन करता है, मतलब भाषा कौशल का भी उसका कितना लेवल है और वो ज्ञान आधारित उसका कितना नॉलेज रखता है उस चीज़ के बारे में। इन दोनों विधियों के माध्यम से हम बच्चे की जांच करते हैं कि बच्चे को भाषा के बारे में कितना पता है, यही भाषा आकलन होता है, ठीक है। तो बाकी और भी परिभाषाएं दी गई हैं। पीडीएफ मैं अवेलेबल करवा दूंगी। मैंने 2 यूनिट के पीडीएफ ऑलरेडी अवेलेबल करवा रखे हैं टेलीग्राम पे, तो मैं इसका भी करवा दूंगी, ठीक है। तो ये आप पढ़ लीजिएगा। उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये 2 परिभाषाएं नहीं है, बट एक बार आपको पढ़ना ज़रूर है। चलिए, अब हम पढ़ेंगे रोल ऑफ असेसमेंट इन एजुकेशन। शिक्षा में इसका क्या भूमिका हो सकती है, ठीक है। मतलब जैसे आकलन की भूमिका शिक्षा में तो आप जानते हैं 100% है। जैसे आपका टेस्ट हो रहा है या फिर आपका जो मान लीजिए कि विद्यालय में आप एक्सटर्नल एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आप बखूबी जानते हैं कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। ऐसा इसलिए किया ताकि पता चल सके कि आपका लेवल क्या है, आप कितने पानी में हैं, ठीक है। वैसे नॉर्मल बोलते हैं ना कि ये पेपर होगा तो पता चल जाएगा कि आप कितने पानी में हैं। तो भाषा आकलन इसीलिए
इसीलिए किया जाता है कि पता चल सके कि बच्चे का स्तर क्या है, कितना बच्चा जानता है, कितनी उसकी समझ है, ठीक है। और शिक्षा में आकलन करने का मतलब होता है कि बच्चे की शिक्षा में प्रगति क्या है, कहाँ पे बच्चे को सुधार की ज़रूरत है, कहाँ पे हम बच्चे को थोड़ा सपोर्ट देकर उसकी प्रगति को और अधिक बढ़ा सकते हैं, कहाँ पे हम बच्चे को सहायता दे करके उसको हम शून्य से शिखर तक पहुँचा सकते हैं। इसी के लिए शिक्षा में ये आकलन किया जाता है। बाकी हम एक बार पढ़ ले रहे हैं और आपको समझा दे रहे हैं। भाषा आकलन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसका प्रयोग मनुष्य अपने जीवन में विभिन्न परिक्षेपों के माध्यम से करता है। विभिन्न परिक्षेप का मतलब है कि वो अपने जीवन में अलग अलग क्षेत्रों में इसका इस्तेमाल, आकलन का इस्तेमाल करता है, जिसमें मनुष्य भाषा के माध्यम से सफलतापूर्वक अपने विचारों को प्रकट कर सकता है। भाषा आकलन वहीं पर हो सकता है जहाँ शिक्षा होगी, ठीक है। जहाँ पे शिक्षा होगी वहीं पे भाषा आकलन भी होगा, अर्थात शिक्षित व्यक्ति के द्वारा ही भाषा को भलीभांति प्रयोग किया जा सकता है। इसका मतलब है कि जो शिक्षित व्यक्ति होंगे उन शिक्षित व्यक्तियों के द्वारा ही हम भाषाई आकलन को बेहतर कर पाएंगे। भाषा आकलन जो होती है एक ऐसी परीक्षण, एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके निर्माण में तकनीकियों एवं विधियों का निर्धारण किया जाता है, जिसमें हम अलग अलग तरह की तकनीक, अलग अलग तरह की विधियों का निर्धारण करते हैं, जिन्हें शिक्षक कक्षा में पढ़ाते समय उसका उपयोग करता है। जिन्हें जो टीचर होता है वो कक्षा में पढ़ाते वक्त उसका उपयोग करता है। छात्रों की प्रगति के अनुसार, मतलब छात्रों की प्रगति के सुधार, अध्यापक के शिक्षण में गति, प्रभावशीलता, उपयोगिता, साक्षरता, शिक्षण विधियाँ तथा प्रस्तुतिकरण भाषा आकलन के लिए आवश्यक है। भाषा आकलन के लिए कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि ज़रूरी होती हैं, जैसे प्रभावशीलता होनी चाहिए, जो भी आकलन किया जा रहा है वो रिलेवेंट होना चाहिए, आगे भविष्य में उपयोगी होना चाहिए। जैसे आप लोग का डीएड आप लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपका जो आकलन किया जा रहा है आगे चलकर भी आपको जो है इसके बारे में और आपकी प्रगति को आगे बढ़ाने के लिए, ताकि आप एक कदम शिक्षक बनने की जो ये प्रगति है उसमें आप एक कदम जो है आगे बढ़ा सके, इसीलिए आपका आकलन किया जा रहा है, ताकि भविष्य में जाकर के ये डीएड का कोर्स आपके लिए उपयोगी हो सके, इसके लिए आपका आकलन किया जा रहा है, ठीक है। साक्षरता, शिक्षण विधियों, इन सभी के सुधार के लिए भाषा आकलन किया जाता है और ये सभी चीज़ें जो हैं वो भाषाई आकलन में महत्वपूर्ण होती हैं। चलिए, तो ये रिपीटेड हो गया है, ठीक है। बाकी हम अपने टॉपिक पे आएंगे। देखिए, अब यहाँ से हम पढ़ेंगे स्कोप ऑफ असेसमेंट इन एजुकेशन। शिक्षा में इसका क्या क्षेत्र है, मतलब कि शिक्षा में भाषा आकलन के क्षेत्र के बारे में हमें जानना है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो देखिए, छात्र के लिए भी भाषा आकलन इम्पॉर्टेंट होता है। जैसे भाषा आकलन से छात्र के व्यवहार में परिवर्तन आता है। जैसे आप लोगों के व्यवहार में जो परिवर्तन आता है वो आकलन से ही आता है। पहले आपका लेवल क्या था, आकलन के बाद आपका स्तर क्या है। जैसे मान लीजिए क्लासरूम में मैं आपको 1 यूनिट मैंने आपको पढ़ाया, ठीक है। वैसे तो मैं आपको हर एक यूनिट के लगभग, मतलब 5 यूनिट के लगभग 50 क्वेश्चन देने का मैंने वादा किया था, वो मैं दूंगी भी आपको, ठीक है। लेकिन अभी इस समय जो है मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है, जिस वजह से मैं नहीं दे पा रही हूँ। लेकिन वो जब आप इसको पढ़ेंगे, जैसे मान लीजिए मैंने आपको 2 यूनिट पढ़ाया, अब मैं 2 यूनिट से संबंधित जो आपको क्वेश्चन दूंगी उससे ये पता चलेगा कि आपने इन 2 यूनिट को कितना समझा हुआ है, ठीक है। पहले आपका स्तर क्या था, जैसे इस वीडियो को देखने के बाद आपका स्तर क्या है और इस वीडियो के पहले आपका स्तर क्या था, ये पता चल जाएगा, ठीक है। छात्र विभिन्न परीक्षणों के बाद भाषा को ग्रहण करना, व्यक्त करना आदि सीख जाता है। जैसे जैसे हम टेस्ट लेते रहते हैं, परीक्षण करते रहते हैं, भाषा का आकलन करते रहते हैं, बच्चा जो होता है वो भाषा को किस तरीके से ग्रहण करना है, ठीक है, जो भी उचित लैंग्वेज है उसको वो सीख जाएगा। उसके बाद क्या होगा, उसको किस तरीके से व्यक्त करना है वो भी वो सीख जाएगा। अगर आप लोग मेरा शुरुआत का वीडियो देखेंगे, मतलब जो मैंने पहला, दूसरा या 10-12 वीडियो तक अगर आप देखेंगे, शुरू के जो वीडियो मैंने अपलोड किए हैं, आप देखेंगे कि मेरी बोलने की शैली इतनी अच्छी नहीं थी जितनी अभी मुझे लगती है कि मेरी बोलने की शैली जो है वो कहीं ना कहीं बहुत बेहतर हुई है। क्योंकि यूट्यूब पर क्या है कि हम आपसे जब बात करते हैं तो यहाँ पे आसपास कोई नहीं होता है और मैं खुल करके आपके साथ बात करती हूँ, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं पहले की अपेक्षा अभी मेरे लैंग्वेज, मतलब मेरे बोलने की स्पीड में और मेरे बोलने के तरीके में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सुधार हुआ है, ठीक है। क्योंकि मैंने उस प्रीवियस वीडियो को देखा, उसमें जो गलतियाँ थी लोगों ने मुझे बताया कि हाँ यहाँ पे गलती है, यहाँ पे गलती है, यहाँ सुधार करिए। तो मैंने वो सुधार करते करते अब क्या हो गया कि उन लोगों ने मेरा आकलन किया और मुझे बताया कि आपको यहाँ पे सुधार की ज़रूरत है, और मैंने वो सारे सुधार किए भी। और अब ऐसा लगता है धीरे धीरे करके आप लोगों की सपोर्ट, आप लोगों के प्यार की वजह से अब ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मैं कुछ थोड़ा सा बेहतर कर जो है वो पा रही हूँ। मैं थोड़ा अच्छा जो है वो, मेरी स्पीच जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ी बेहतर हुई है, और ये इसलिए हुई है क्योंकि भाषाई आकलन जो है वो मेरा किया गया है।
और इस तरीके से बच्चा भाषा को ग्रहण करना, व्यक्त करना दोनों सीख लेता है, जिसमें छात्र की भाषा को आकलन करने के लिए विभिन्न प्रकार के परीक्षणों के माध्यम से इसका प्रयोग करके उपयोग में लाया जाता है। उसके बाद है पाठ्यक्रम। देखिए, कहीं ना कहीं भाषाई आकलन करने से पाठ्यक्रम में भी थोड़ा बहुत परिवर्तन आ जाता है। जैसे पाठ्यक्रम निर्माण से पहले यह ध्यान रखना आवश्यक है कि पढ़ने वाले व्यक्ति की भाषा विकसित है अथवा नहीं। पाठ्यक्रम को छात्रों की उपयोगिता का निर्धारण कर सुव्यवस्थित किया जाता है। एक बच्चे की पूरी तरह से मतलब बच्चे के अकॉर्डिंग ही, जिस लेवल का बच्चा रहता है उसके अकॉर्डिंग ही पाठ्यक्रम को भी डिजाइन किया जाता है। ठीक है, तो भाषाई आकलन में जो पाठ्यक्रम है वो उसका भी अपना एक रोल होता है। अगर मान लीजिए बच्चे का आकलन किया गया और ऐसा पाया गया कि हाँ, जो ये आकलन बच्चे का किया जा रहा है और जो सामग्री पाठ्यक्रम में है ये कहीं ना कहीं बच्चे के स्तर से ऊपर है, सारे बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं, तो पाठ्यक्रम में भी सुधार किया जाता है। ठीक है, अगला है परीक्षण, टेस्टिंग। यहाँ परीक्षण से तात्पर्य है छात्रों की सत्र परीक्षा से। ठीक है, इसमें छात्रों की कक्षा में उनके शारीरिक और मानसिक उपयोगिता के आधार पर आकलन किया जाता है। प्रश्नों का निर्धारण पाठ्य पुस्तक से किया जाता है। जो परीक्षण होता है उसमें जो है अलग अलग तरह के जो है बच्चों को से परीक्षण लिए जाते हैं। ठीक है, और उनके जो भी मतलब जो भी प्रश्न निर्धारित किए जाते हैं वो उनकी अपनी पाठ्य पुस्तक से निर्धारित किया जाता है। देखिए, शिक्षण विधियों में कहीं ना कहीं शिक्षण विधियों में भी भाषा आकलन से सुधार आता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि टीचर ने एक बार बच्चों को पढ़ाया, ठीक है, एक बार दो बार बच्चों को पढ़ाया एक ही मेथड के माध्यम से, और उसके बाद उन्होंने बच्चों का भाषाई आकलन किया और वो पाते हैं कि जो है बच्चे अभी बहुत अच्छा नहीं सीख पा रहे हैं, तो वो अपने शिक्षण विधियों में भी सुधार ला सकते हैं। ठीक है, आकलन अगर किया जाता है तो शिक्षण विधियों में भी हम सुधार ला सकते हैं। जैसे ऐसा है कि जब मैं शुरुआत में पढ़ा रही थी, मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के बताती हूँ। जब मैं शुरुआत में पढ़ा रही थी, जब मैंने शुरू में एक विद्यालय ज्वाइन किया हुआ था और मैं वहाँ पर पढ़ा रही थी, तो मेरी बोलने की शैली, मेरी खड़े होने की शैली उतनी अच्छी नहीं थी। ठीक है, और मैं बच्चों को समझाती तो थी, पर कहीं ना कहीं मुझसे कोई थोड़ी बहुत चूक हो जाती थी जहाँ पर वो समझ नहीं पाते थे। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें थी जो कि आकलन के थ्रू ही जो है मुझे धीरे धीरे पता चली। जो मेरे सीनियर्स थे उन्होंने मुझे बताया कि हाँ, यहाँ पे आपको सुधार की ज़रूरत है, ये ऐसा करिए आप। ठीक है, और यहाँ तक कि जो मेरे मतलब वहाँ के हेड हैं उन्होंने मुझे एक बार देख लिया था। ठीक है, पढ़ाते वक्त मैं पढ़ा रही थी, वो खड़े थे खिड़की से, उन्होंने देखा, तो वो भी मुझे ऑफिस में बुला करके मुझे मतलब बताएं मुझे कि जो है ऐसा मत करिए। ठीक है, आप थोड़े ढंग से खड़े होइए, क्योंकि उस टाइम जो है शुरुआत था तो मेरा तरीका कुछ अलग ही था, तो मुझे उतनी जानकारी नहीं थी, लेकिन मुझे धीरे धीरे करके जो है ये सारी जानकारी हुई और अब लगता है कि जैसे धीरे धीरे मेरी शिक्षण शैली में भी कहीं ना कहीं सुधार आया है। तो ये सारे जो सुधार मुझ में लगता है कि हाँ, मुझ में थोड़े बहुत सुधार जो आए हैं और आगे भी ऐसे प्रयास से मेरे अंदर बहुत सारे चेंजेस, बहुत सारे सुधार मेरे अंदर आएंगे। ठीक है, मेरा ऐसा पूरा विश्वास है कि मैं जिस तरीके से मतलब इस प्लेटफॉर्म पे लगातार काम करती रहूँगी, मेरे अंदर बहुत सारे सुधार जो हैं वो होते रहेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पढ़ाने के तरीके में भी आपको अंतर दिखेगा। अगर आप मेरे ही वीडियो को अगर आप 2 साल बाद या 1 डेढ़ साल बाद देखेंगे, ठीक है, जो मैं नया वीडियो अपलोड करूँगी 1-2 साल बाद, तो आप उसमें मेरी पढ़ाने की शैली में भी कहीं ना कहीं अंतर देखेंगे। तो ये सारे अंतर जो आप देखेंगे वो आकलन के माध्यम से ही आप देखेंगे। तो शिक्षक को पता चलता है, जैसे मान लीजिए उन्होंने बच्चों को पढ़ाया, आकलन किया, तो उनको लगा कि नहीं जो है ये मतलब बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं इस विधि के माध्यम से, तो वो अपनी शिक्षण शैली में भी अपनी जो है सुधार करेंगे। ठीक है, तो ये आपका है शिक्षण विधियों में भी। तो ये आपका जो था पूरा भाषाई आकलन था। अब हम पढ़ेंगे अपना यूनिट 3.2 पे, जिसमें हमें फॉर्मल असेसमेंट पढ़ना है, स्टैंडर्डाइज एंड लैंग्वेज टेस्ट। ठीक है, तो चलिए इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं क्या होता है। सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि औपचारिक आकलन क्या होता है। ठीक है, औपचारिक आकलन एक व्यवस्थित आंकड़ा आधारित परीक्षण होता है। ठीक है, मैंने बहुत बार जो है आपको क्वेश्चन भी दिया हुआ है। ठीक है, लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन के मैंने लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन भी आपके साथ शेयर किए हैं। ठीक है, एक बार प्ले लिस्ट चेक कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज के नाम से मैंने प्ले लिस्ट बनाई है फर्स्ट ईयर की, जहाँ पे आपको 6 पेपर के जो एचआई के 6 पेपर हैं वो सभी के जो है मैंने लॉन्ग टाइप क्वेश्चन बना दिया था। मैंने ये सारे क्वेश्चन जो है वो मैंने पिछली साल बनाया था, जब बच्चों का एग्जाम था फर्स्ट ईयर वालों का। तो इस साल मैंने क्वेश्चन नहीं बनाया, क्योंकि मैंने जो क्वेश्चन बनाया हुआ है ना, उसमें से बच्चों ने मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस दिया कि मैम सारे के सारे प्रश्न मेरे वहीं से मिल जा रहे हैं। ठीक है, तो मुझे लगा ही नहीं कि इसमें कुछ चेंज करना चाहिए, वही सारा प्रीवियस ईयर ही वो जो है रिपीट करते रहते हैं। ठीक है, तो आप लोग वो लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस एक बार ज़रूर कर लीजिएगा। तो मैंने आपको उसमें दिया हुआ था, उस क्वेश्चन में मुझे बिल्कुल याद है कि मैंने उसमें दिया था औपचारिक, अनौपचारिक तथा आपको शिक्षक निर्मित परीक्षण में अंतर। ठीक है, और क्वेश्चन भी बन गया था यहाँ से।
ठीक है। तो आप लोग उसको देख करके अपने प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो औपचारिक आकलन मैंने आपको बहुत बार बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो औपचारिक आकलन क्या होता है? यह एक व्यवस्थित आंकड़ा आधारित परीक्षण होता है। आंकड़ा आधारित परीक्षण का मतलब है कि इसमें बच्चे को स्कोर भी दिया जाता है और ये बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से किया जाता है। जैसे आप लोग जो एक्सटर्नल एग्जाम दे रहे हैं ना, वो आपका बिल्कुल औपचारिक परीक्षण ही है, क्योंकि देखिए उसमें टाइम टेबल आपका फिक्स है, आपको कितने बजे जाना है उसका आपका समय आपका फिक्स है, किस सब्जेक्ट का पेपर है वो भी आपका फिक्स है, कितने देर तक आप लिख सकें, कब आपको कितने बजे कॉपी मिलेगी, कितनी बजे कॉपी जमा हो जाएगी, कब आपको गेट से एंट्री करना है, कब आपको गेट छोड़ देना है। तो ये सारी चीज़ें एक व्यवस्थित क्रम में पहले ही आपका शेड्यूल आ गया था, ठीक है। एक व्यवस्थित क्रम में जब परीक्षण किया जाता है जिसका हर चीज़ बिल्कुल व्यवस्थित रहता है, जहाँ पे आप बंधे हुए हैं, ठीक है। अगर आप मान लीजिए आपका एग्ज़ाम है सेकेंड मीटिंग में, अगर आप सेकेंड मीटिंग में नहीं पहुंचते हैं 2 बजे तक, तो क्या होगा? आपको बाहर कर देंगे। तो जहाँ पे आप बंधे हुए हैं, उनके रूल रेगुलेशन में आप बंधे हुए हैं, वो आपका क्या कहलाता है? औपचारिक आकलन कहलाता है। और जो यह मापते हैं कि छात्रों में कितना अच्छा सीखा है, मतलब बच्चों ने कितना सीखा है और कितने अच्छे ढंग से सीखा है, इससे आकलन किया जाता है। औपचारिक आकलन छात्रों की प्रवीणता और निपुणता निर्धारित करते हैं। जो औपचारिक आकलन होते हैं वो छात्रों की क्या करते हैं? प्रवीणता और निपुणता निर्धारित करते हैं। जैसे आप लोग जो है अब है आप लोग जो है अपना एग्ज़ाम दे के आ रहे हैं, तो ये जो रिजल्ट आएगा ना, ये स्कोर में आएगा और यह निर्धारित करेगा कि आप इसके लिए कितने निपुण हैं, आपने कितना पढ़ा है साल भर में, वो पूरी तरह से आपके उस स्कोर में पता चल जाएगा। मानकीकृत भाषा के परीक्षण का प्रयोग बालक के औपचारिक भाषा के आकलन के लिए करते हैं। हम जो मानकीकृत मतलब आकलन करते हैं, मानकीकृत का मतलब है कि जो भी पहले से फिक्स हो, जिसमें एक क्राइटेरिया आपको दिया गया हो, ठीक है। मतलब एक आपको निश्चित सीमा दी गई हो कि अगर आप इतना पाते हैं तो ही आप पास होंगे, नहीं तो नहीं पास होंगे। तो इस तरीके के जो मानकीकृत भाषा के परीक्षण होते हैं उसका प्रयोग हम औपचारिक भाषा के आकलन के लिए करते हैं। यह मान्यता प्राप्त करके मतलब यह मान्यता प्राप्त एक परीक्षण होता है। जो मानकीकृत परीक्षण होता है यह मान्यता प्राप्त एक परीक्षण है, एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक की भाषा में कमी अथवा वृद्धि की जानकारी मिलती है, जिसके द्वारा यह पता चलता है कि बच्चा भाषा के बारे में कितना कम जानता है और कितना ज़्यादा जानता है। ऐसे परीक्षण या आकलन से यह ज्ञात होता है कि विद्यार्थियों में भाषा ग्रहण करने की क्षमता कितनी है, ठीक है। मानकीकृत भाषा परीक्षण लेते समय क्रम का ध्यान नहीं दिया गया तो परीक्षण के बाद का फल गलत निकला। जो एक सीक्वेंस उसका रहता है मानकीकृत भाषा परीक्षण का, अगर उसका ध्यान नहीं दिया गया जाएगा तो जो रिजल्ट भी निकल के आएगा वो सही नहीं आएगा। परीक्षण के बाद का फल गलत निकल सकता है। मानकीकृत भाषा परीक्षण पर सभी संख्याओं में भेदभाव नहीं किया जाता, मतलब सभी संस्थाओं में इसमें भेदभाव नहीं होता, मतलब ये एक फिक्स होता है। जैसे आप लोग सीटेट का एग्ज़ाम देंगे, आप जानते हैं कि सीटेट के एग्ज़ाम के लिए जब आप आगे सीटेट का एग्ज़ाम देंगे तो जो भी जनरल कैटेगरी के रहेंगे उनके लिए 90 मार्क्स मतलब 60% मार्क्स लाना फिक्स है। सिर्फ अगर आप 90 मार्क्स लाते हैं तो ही आप पास माने जाएंगे। और ये ऐसा नहीं है कि किसी एक संस्था के लिए है, वो सभी संस्थानों के लिए है। आप किसी भी संस्था पे आपका सेंटर चला जाएगा, वहाँ से आपको जो है जो रिजल्ट आएगा उसमें आप अगर जनरल से हैं तो आपको पास होने के लिए 90 नंबर चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो ये सभी के लिए फिक्स है। तो ये इस टाइप के जो परीक्षण होते हैं जिसमें चीज़ें पहले से फिक्स रहती हैं वो आपका मानकीकृत परीक्षण कहलाता है। और औपचारिक आकलन करने का एक तरीका आपका होता है स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, जिसे आप मानकीकृत परीक्षण कहते हैं। ये कुछ मानकीकृत परीक्षण के आपको नाम दिए गए हैं और मानकीकृत परीक्षण को थोड़ा सा यहाँ भी पढ़ लीजिए, ठीक है। तो मानकीकृत परीक्षण से हमारा अपराध होता है जिसके लिए पहले से ही मानक एवं निर्देशात्मक बिंदु निर्धारित कर दिए जाए। जैसे मैंने आपको बताया ना कि सीटेट के लिए आपको 90 नंबर पाना ही पाना है अगर आप जनरल से है, तो कुछ जो पहले से ही मानक निर्धारित किए जाए जिसमें निर्देशात्मक बिंदु पहले से ही सब कुछ निर्धारित रहे। जैसे आप लोग दे रहे हैं, आप लोग पेपर दे रहे हैं तो उसमें देखिए ऊपर लिखा है कि निर्देश दिया है इतने घंटे का पेपर है, ऐसा है 18 नंबर आप पास पाएंगे लगभग, तभी पास हो पाएंगे, वरना इससे कम पे बैक लग जाएगा। ये एक तरह का मतलब जो है मानकीकृत परीक्षण ही आपका है। परीक्षण के मानक बिंदु प्रमाणिक विचलन एवं विश्वसनीयता व वैधता के आधार पर निश्चित किए जाते हैं। मतलब परीक्षण कितना अच्छा है इसके लिए हम उसकी विश्वसनीयता, उसकी वैधता, इन सबको जांचने के बाद ही उसकी जो परीक्षण है वो हम निर्धारित करते हैं।
इसमें छात्रों की शैक्षिक योग्यता, उसकी सृजनशीलता, उसका व्यक्तिगत मतलब व्यक्तित्व, उसकी रुचि, उसकी आवृत्ति, अभिक्षमता आदि का तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए अध्यापक विभिन्न प्रकार के परीक्षण का प्रयोग करता है। ठीक है, छात्र मतलब जो टीचर्स होते हैं वो बच्चे की शैक्षिक योग्यता, उनकी क्या शैक्षिक योग्यता है, कितना बच्चा क्रिएटिविटी बच्चे के अंदर है, उस बच्चे का व्यक्तित्व कैसा है, उस बच्चे का इंटरेस्ट किस क्षेत्र में ज़्यादा है, उसकी आवृत्ति क्या है, उसकी अभिक्षमता क्या है, इन सब को जांचने के लिए अलग अलग तरह के जो टेस्ट होते हैं वो टीचर करता है। देखिए यहाँ कुछ परिभाषाएं दी गई हैं। चार्ल्स बी गुड के अनुसार उन्होंने कहा मानकीकृत परीक्षण को परिभाषित करते हुए यह कहा गया है कि मानकीकृत परीक्षण वह परीक्षण है जिसमें विषय वस्तु का चयन अनुभव के आधार पर किया गया हो। चलिए अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे कुछ इनफॉर्मल असेसमेंट जैसे इंपॉर्टेंस, टाइप एंड डिकमेंटेशन जो कि आपका है वो पढ़ लेते हैं हम। तो देखिए अनौपचारिक हमें पढ़ना है, अनौपचारिक टेस्ट। ठीक है, तो मैंने जैसे आपको ऊपर बताया ना औपचारिक टेस्ट के बारे में बताया, तो औपचारिक टेस्ट क्या होता है जिसमें आप बते हुए हैं, जिसमें पहले से रूल रेगुलेशन सारी चीज़ें फिक्स हो, समय फिक्स हो। ठीक है, आपको जैसे किस सब्जेक्ट का पेपर देना है ये सब फिक्स हो, मतलब सारी चीज़ें पहले से व्यवस्थित हो, तो वो आपका जो है औपचारिक हो जाता है। अनौपचारिक टेस्ट ऐसे होते हैं, ये अस्वचालित रूप होता है, मतलब इसके लिए कुछ भी कोई चीज़ें जो है वो नियमता फिक्स नहीं होती हैं, जिन्हें आसानी से हम दिन प्रतिदिन की कक्षाओं में शामिल किया जा सकता है, मतलब जिनको हम डेली लाइफ में या कभी भी जो है दिन प्रतिदिन की कक्षा में किसी भी समय जो है हम कर पाएँ, वो आपका टेस्ट जो होगा वो अनौपचारिक कहलाएगा। जैसे क्लासरूम में जो टीचर पढ़ा रहे हैं, जैसे मान लीजिए कोई एक टॉपिक पढ़ाया तो उस टॉपिक के जस्ट तुरंत बाद आपसे क्वेश्चन पूछ लिया, ये एक तरह का जो है अनौपचारिक टेस्ट हो जाएगा। चलिए जैसे अनौपचारिक टेस्ट के आपको अगर नाम लिखने के लिए दे देगा तो आप लिख दीजिएगा, जैसे चेकलिस्ट हो गया, अवलोकन हो गया, पोर्टफोलियो हो गया, रेटिंग स्केल हो गया, समय नामकरण हो गया और घटना नामकरण। ये कुछ अनौपचारिक टेस्ट के नाम हैं, वो आपको लिख दीजिएगा। ठीक है, ये आप पढ़ लीजिएगा, इसमें बहुत कुछ ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो इसको तो हम स्क्रिप्ट ही करेंगे क्योंकि वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और मैं बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो पसंद नहीं करती हूँ। अगला है टीचर मेड टेस्ट। आपको टीएमटी के बारे में जानना है कि टीचर मेड टेस्ट क्या होता है। ठीक है, तो टीचर मेड टेस्ट की अगर हम बात करते हैं, हमें इसका डेवलपमेंट जानना है और इसका इम्प्लीकेशन मतलब इम्प्लीटेशन किस तरीके से करना है वो हम जानेंगे। ठीक है, टीचर मेड टेस्ट का मतलब होता है किसी कक्षा में शिक्षक द्वारा पूर्व निर्धारित उद्देश्यों के निर्देशन के पश्चात छात्र तथा अध्यापक को प्रगति जांच के लिए अध्यापक द्वारा बनाए गए विषय वस्तु अनुरूप में प्रयोग होने वाले शिक्षक छात्र और कक्षा के अनुसार करता है तथा इस परीक्षण के लिए निर्धारित योजना बनती है। टीचर मेड टेस्ट लिखा है ना, टीचर मेड टेस्ट मतलब टीचर के द्वारा बनाया गया टेस्ट। जो परीक्षण एक शिक्षक के द्वारा बच्चे की उपलब्धि की जांच के लिए या बच्चे के स्तर की जांच के लिए बनाया जाता है, वही आपका कहलाता है टीचर मेड टेस्ट, जो कि छात्रों की प्रगति की जांच के लिए बनाया जाता है। बच्चे की कितना अचीवमेंट हुआ है, कितना पहले का स्तर था, वर्तमान स्तर क्या है, इसकी जांच के लिए टीचर मेड टेस्ट का प्रयोग किया जाता है। और इसमें जो होता है इस तरह के परीक्षण के लिए निर्धारित योजना जो है वो पहले से बनती है। जैसे मान लीजिए आपका यूनिट टेस्ट होना है तो वो यूनिट टेस्ट के लिए टीचर जो है पहले से एक योजना बनाएगा कि हम किस सब्जेक्ट को किस दिन रखेंगे और इस तरीके से वो कितने क्वेश्चन क्या होगा, कितने नंबर का टेस्ट रहेगा, ठीक है, कितना समय देंगे, ये सब की पहले से एक प्री योजना बना करके जो टीचर एक टेस्ट का निर्माण करता है और बच्चों को देता है, बच्चे उस पर अपने जवाब देते हैं, उसके बाद वो निर्धारित करता है कि बच्चे का स्तर क्या है। यही कहलाता है टीचर मेड टेस्ट, मतलब जिसमें जो प्रश्न पत्र है या जिसमें जांच करने का जो पूरी प्रोसेस है वो टीचर के निर्देशन में हो, टीचर के द्वारा निर्मित की जाए, बनाई जाए, वही टीचर मेड टेस्ट होता है। अध्यापक द्वारा निर्मित परीक्षण मौखिक, लिखित तथा प्रायोगिक हो सकता है। देखिए इसमें परीक्षण जो है वो किसी भी तरीके का हो सकता है, मौखिक भी जैसे टीचर कभी पूछ लेता है, ठीक है, मान लीजिए कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं, मौखिक भी पूछ लें, लिखित में भी पूछ लें, किसी प्रयोग के माध्यम से पूछ लें, सब टीचर मेड टेस्ट के अंतर्गत आएगा। इसमें शिक्षक अपनी इच्छा अनुसार शिक्षा कार्य के द्वारा आकलन करता है। इसमें शिक्षक जो होता है अपनी इच्छा के अनुसार, जैसी उसकी इच्छा है उस आधार पर जो है वो आकलन कर लेता है। अब हम पढ़ेंगे डिफरेंस पढ़ेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको पहले भी बताया है, अभी भी बता रहे हैं, ये आप ज़रूर पढ़ के जाइएगा। आपने पूरा यूनिट नहीं पढ़ा, पूरा 3rd यूनिट नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं, लेकिन ये ज़रूर पढ़ के जाइएगा। आप देखेंगे 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर आपको जो है कहीं ना कहीं से पूरे पेपर में औपचारिक अनौपचारिक देखने को ज़रूर मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा। चलिए हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं इसमें। देखिए
यहाँ लिखा है फॉर्मल टेस्ट, ठीक है, मतलब आपका जो फॉर्मल टेस्ट है ये इनफॉर्मल है, और ये टीएमटी का मतलब होता है टीचर मेड टेस्ट, ठीक है, टीचर मेड टेस्ट। यह आकलन की एक प्रत्यक्ष विधि होती है। फॉर्मल विधि आपकी एक प्रत्यक्ष विधि होती है, प्रत्यक्ष तरीके से आप जा करके बैठ करके एग्ज़ाम हॉल में जो है अपना एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो ये आकलन करने की एक प्रत्यक्ष विधि है। और इनफॉर्मल असेसमेंट जो होता है वो आकलन करने की एक अप्रत्यक्ष विधि होती है, ठीक है। वो आपसे कभी भी पूछ ले रहे हैं, कब पूछ ले रहे हैं, कोई फिक्स समय नहीं है, चेकलिस्ट के माध्यम से आपका आकलन कर रहे हैं, ठीक है, आपको पता ही नहीं चल रहा है, या फिर जो है कुछ जानकारियाँ वो बाहर से इकट्ठा करके आपके आकलन कर ले रहे हैं, तो ये एक तरह का अप्रत्यक्ष आकलन होता है। यह आकलन की प्रत्यक्ष विधि है। जो टीएमटी होता है ये प्रत्यक्ष विधि है, जैसे आपका यूनिट टेस्ट होता है तो आपको बताकर किया जाता है। इस विधि में विभिन्न प्रकार के उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। औपचारिक आकलन में हम उपकरणों का प्रयोग करते हैं, जबकि अनौपचारिक आकलन में किसी प्रकार के कोई उपकरण का प्रयोग नहीं किया जाता, एक व्यवहारिक तौर पर आपका आकलन किया जाता है। अब बात करते हैं टीएमटी में, तो मतलब टीचर मेड टेस्ट में, तो इस विधि में जो निलंबन, एक मिनट, मतलब इस विधि में निबंधात्मक, लघु उत्तरी, ठीक है, अति लघु उत्तरी, बहुविकल्पी, इन सब के माध्यम से, इन सब के आधार पर शिक्षक द्वारा प्रश्न पत्र बनाया जाता है। मतलब कि देखिए, जब आपके टीचर आपके लिए टेस्ट बनाता है तो वो निबंधनात्मक प्रश्न, जो आपके लॉन्ग टाइप क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, जो शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन होते हैं, जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं, ट्रू एंड फॉल्स वाले क्वेश्चन हो गए, फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन हो गए, इन सब प्रश्नों के माध्यम से मतलब प्रश्न पत्र वो बनाता है। इसमें उपकरणों का प्रयोग किया जाता है, इसमें उपकरणों का प्रयोग नहीं होता है, इसमें ये सारी चीज़ें रहती हैं। इस विधि में प्रयोग विधियाँ निश्चित होती हैं। मैंने आपको बताया ना, इसमें कौन सी औपचारिक में कौन सी विधि प्रयोग की जाएगी वो बिल्कुल फिक्स होती है, लेकिन इसमें किस विधि से आपका आकलन किया जाएगा कोई फिक्स नहीं है। जैसे राह चलते भी कोई आपसे मौखिक रूप से कुछ क्वेश्चन पूछ लेगा, वो भी अनौपचारिक आकलन आपका हो गया, वो भी जाँच लेगा कि आपकी भाषाई क्षमता क्या है। लिखित में भी टीचर हो सकता है आपसे आकलन कर ले, ठीक है, हो सकता है सांकेतिक में भी वो कुछ चीज़ें पूछ के आपकी भाषा का आकलन कर ले, तो मतलब कोई फिक्स नहीं है किस विधि का इस्तेमाल किया जाएगा, इसमें फिक्स है, ठीक है। रिटर्न में ही लगभग औपचारिक आकलन किया जाता है, और बाकी और भी विधियां हो सकती हैं, बट वो फिक्स रहेंगी, आपको बताया जाएगा, ठीक है, कि आपका किस तरीके का टेस्ट होना है, लेकिन इसमें कुछ नहीं बताया जाता है, ये कभी भी हो सकता है। इसमें शिक्षक अपनी इच्छा के अनुसार शिक्षण कार्य के द्वारा आकलन कर सकता है, ये शिक्षक के ऊपर है वो किस तरीके से करता है। इसमें समय निश्चित होता है, इसमें समय निश्चित नहीं होता, मैंने पहले भी बताया। औपचारिक रहेगा तो समय निश्चित रहेगा, फिक्स रहेगा। जैसे आप जब एग्ज़ाम देने जाते हैं सेंटर हॉल में, उसका टाइम फिक्स है, 2 बजे से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट है, तो वो एक तरह का औपचारिक आकलन ही है, एक फॉर्मल टेस्ट आपका किया जा रहा है। अनौपचारिक आकलन किया जाता है तो कोई टाइम नहीं बताया जाता, जैसे मौखिक रूप से पढ़ा रहे हैं आपको, इसी में हम आप लोग से पूछ ले कि बताइए जो है यूपी की जो राजधानी है वो क्या है, ठीक है। तो ये एक तरह का जो है आपका जो हो जाएगा वो अनौपचारिक आकलन हो जाएगा, जिसमें टाइम नहीं फिक्स है, कुछ कहीं भी कुछ भी पूछा जा सकता है। इसमें समय का निर्धारण स्वयं शिक्षक करता है। टीएमटी में सारा कंट्रोल शिक्षक के पास होता है, मतलब शिक्षक ही मेन ध्रुव होता है उसका, ठीक है, वो जो निर्धारित कर देगा उसी के आधार पर आकलन किया जाएगा। इसमें योजना निश्चित होती है। औपचारिक आकलन में योजना निश्चित होगी, जैसे एक प्री प्लानिंग होती है, जैसे आपको एक शेड्यूल दिया जाएगा उसके आधार पर किया जाएगा। इसमें कुछ भी निश्चित नहीं होता है, ठीक है, मतलब कोई बंधन कुछ भी निश्चित नहीं होता है। इसमें शिक्षक जो है योजना बनाता है। इसमें नियम निश्चित होते हैं, नियम निश्चित नहीं होता है, इसमें नियम स्वयं शिक्षक बनाता है। परीक्षण के पश्चात निश्चित निष्कर्ष निकलता है। देखिए, इस परीक्षण में क्या होता है, एक बिल्कुल एग्जैक्ट आपका जो लेवल होता है ना वो निकल के आता है। जैसे आप लोग एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, सभी बच्चे लगभग एग्ज़ाम दे रहे हैं, ठीक है, तो आपका क्या लेवल है ना वो उसी एग्ज़ाम में पता चल जाएगा। आपने साल भर में क्या पढ़ा है वो उसमें पता चल जाता है, ठीक है, एग्जैक्ट पता चल जाएगा हाँ आपने क्या पढ़ा है। जैसे इस बार तो जो है सेंटर जो है वो सभी जो है केबीएस के विद्यालय चलते हैं उसमें गया हुआ है सेंटर, तो मुझे नहीं लगता है कहीं पे आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिल रही होगी। आगे पीछे से हो सकता है आप लोग थोड़ी ज़्यादा जानकार हैं, या जो ज़्यादा आप लोगों के पास जो है सोर्सेज हैं, वो वक्त आगे पीछे से आप लोग थोड़ी बहुत नकल कर पा रहे हों। मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि नहीं कर पा रहे होंगे, सभी कर लेते हैं, तो चलिए ठीक है, अच्छी बात है, करिए। लेकिन वो हेल्प तो, वो सुविधा तो आपको नहीं मिल पा रही है ना जो पहले मिलती थी बच्चों को, ठीक है। तो पहले तो हमको नहीं लगता है कि विद्यालय में जो है बच्चों को सुविधा नहीं मिलती होगी, बिल्कुल मिलती होगी सुविधा, ठीक है, मैं एग्जैक्ट नहीं बता पाऊँगी, लेकिन हाँ मिलती है सुविधाएँ। ऐसा कुछ विद्यालयों से मुझे पता चला कि हाँ सुविधाएँ मिलती हैं। तो क्या है कि इसमें एक निश्चित निष्कर्ष, उस समय निश्चित निष्कर्ष नहीं निकल पा रहा था ना, लेकिन अब क्या है निश्चित निष्कर्ष निकल के आएगा आपका। जब आपका ये टेस्ट किया जा रहा है फॉर्मल टेस्ट, निश्चित निष्कर्ष निकल
निकल के आएगा। इसमें केवल व्यवहार का आकलन किया जाता है, जो इनफॉर्मल टेस्ट जो होते हैं उसमें व्यवहार का आकलन किया जाता है। इसकी परीक्षा जो है परीक्षा फल एक निश्चित परीक्षा फल प्राप्त होता है। जैसे टीचर भी अगर आपका यूनिट टेस्ट लेगा तो एक निश्चित परीक्षा फल आपको जो है वो प्राप्त होगा। अब कोई भी परीक्षण अगर आप चुन रहे हैं तो जब आप परीक्षण चुने ना तो कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखने की है। ठीक है, वो आपसे पूछ लेंगे कि बताइए एक तरह का परीक्षण चुनने के लिए कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी है। तो पहला तो यही ध्यान रखना है उसका उद्देश्य के साथ तालमेल होना चाहिए। जैसे आप जो भी परीक्षण चुन रहे हैं, जैसे मान लीजिए एक मॉडल पेपर बनाया, तो मेरा उद्देश्य ये है कि इस मॉडल पेपर से अधिकतर क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में फंस जाए। ठीक है, तो उद्देश्य बिल्कुल क्लियर होना चाहिए और जिस उद्देश्य से बनाया है ना वो फुलफिल भी होना चाहिए। ठीक है, अब आप लोग ने मुझे कमेंट करके, बहुत सारे बच्चों ने मुझे कमेंट किया और मुझे बताया कि मैम जो आपने दिया था, ठीक है, मैंने एक दो पेपर जो पेपर 2 हुए हैं जो आपने दिया था लगभग उसी से थोड़ा बहुत मिलता जुलता आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या है कि मेरा जो उद्देश्य था कहीं ना कहीं मैं उसको पाने में उसको सफल हुई हूँ। ठीक है, तो टेस्ट भी ऐसा ही होना चाहिए कि जिस उद्देश्य के लिए बनाया जाए, अगर वो डीएड के बच्चों का आकलन करने के लिए बनाया गया है तो उसका लेवल भी उतना होना चाहिए कि हाँ वो डीएड के बच्चों का आकलन कर पाए और डीएड के बच्चों का आकलन वो पूरी तरह से कर पाए, ऐसा टेस्ट भी होना चाहिए। परीक्षण की जांच विद्यालय व्यवस्था के अनुरूप करनी चाहिए, क्योंकि बिना विद्यालय की व्यवस्था के परीक्षण पर सफल नहीं होगा। मतलब विद्यालय की किस तरीके की व्यवस्था है, जैसे मान लीजिए आप परीक्षण ले रहे हैं, बच्चों का टेस्ट ले रहे हैं, बहुत शोरगुल वातावरण में आप टेस्ट ले रहे हैं जहाँ बच्चे जो है बिल्कुल कॉन्सनट्रेट भी नहीं कर पा रहे हैं, तो उसका परिणाम जो है वो अच्छा नहीं निकलेगा, मतलब परीक्षा फल पर उसका असर जाएगा। ठीक है, बच्चे जानते हैं सब कुछ है लेकिन इतना डिस्टर्बेंस है कि वो लिख नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो ये सब भी प्रभावित करता है, तो इसका भी थोड़ा ध्यान रखना है। जब भी कोई टेस्ट बनाए तो विद्यालय वातावरण का भी बिल्कुल ध्यान रखा जाए। परीक्षण के बाद मूल्यांकन किया जाता है। अध्यापक तथा संस्था को यह ध्यान देना जरूरी है कि मूल्यांकन अधिक महंगा ना हो। मतलब ऐसा परीक्षण मान लीजिए आप प्रयोगशाला का कोई परीक्षण दे दिए और बोल दिए कि बेटा इसका सारा सामान जो है वो आप घर से ले आना, जो भी इसमें लगेगा। अब बच्चा उसको खरीदने के लिए अपनी करोड़ों की संपत्ति बेच दे, तो ऐसा भी जो है परीक्षण नहीं होना चाहिए। परीक्षण ऐसा हो जो सस्ता हो, अच्छा हो, उद्देश्य की पूर्ति कर रहा हो। परीक्षण में भाषा की जांच और व्यवहार का आकलन होता है, अतः परीक्षण करते समय नियम और विषय का चुनाव आवश्यक है। ठीक है, उसके बाद 3.5 है आपका, जिसमें आपको बेसिक लैंग्वेज कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ना है। इसका क्या कॉन्सेप्ट है, यूज इन असेसिंग स्पेसिफिक लर्नर, मतलब लैंग्वेज एक्सेप्ट, ये आपका है, मतलब सामान्य भाषिक क्षमता जिसे आप BLC कहते हैं। यह बेसिक लैंग्वेज कंपोनेंट्स के बारे में हमें पढ़ना है। देखिए, सामान्य भाषा क्षमता से हमारा तात्पर्य भाषा के चेतन ज्ञान से होता है। ठीक है, जिसको हम चेतन रूप से, मतलब जो है अगर हम बात करते हैं तो फुल कॉन्फिडेंस के साथ, ठीक है, मतलब पूरी तरह से हम उसको जो है ग्रहण करें। ठीक है, मतलब पूरा कॉन्सनट्रेट करके जिस चीज़ को हम सीखें उसी से हमारा तात्पर्य होता है। जो सामान्य वाक्य को किसी भाषा का उपयोग करने और समझने की अनुमति देता है, जो किसी वाक्य को है किस तरीके से उसकी भाषा है उसका उपयोग करने और उसको समझने पर जो है अनुमति देता है, अर्थात यह एक सहज भाषाई ज्ञान को प्रदर्शित करता है। ठीक है, मतलब ये भाषा को बिल्कुल सहज करके समझने और जो है उसका उपयोग करने के लिए अवसर देता है। जो किसी व्यक्ति को ध्वनियों और उसके अर्थों से मेल खाने की भी अनुमति देता है। किसी भी व्यक्ति की भाषा क्षमता को व्याकरण या भाषा के नियमों द्वारा परिभाषित किया जाता है, मतलब किसी भी जो है व्याकरण है उसके नियमों द्वारा ही उसको परिभाषित किया जाता है, जो किसी दिए गए भाषाई मुहावरे में उपयोग की गई अपनी समझ के आधार पर प्रकट होता है। इसीलिए व्याकरणीय योग्यता संबंधों के ज्ञान के नियम में एक सहज ज्ञान को परिभाषित हम करते हैं। चलिए, भाषा क्षमता भाषा विज्ञान में एक शब्द है। ठीक है, जो भाषाई क्षमता है वो भाषा विज्ञान में एक शब्द है जो भाषा उपयोगकर्ता के वाक्य विन्यास, आकृति विन्यास, स्वर विज्ञान और इसी तरह के व्याकरणीय ज्ञान के साथ सामाजिक ज्ञान का उपयोग कब और कैसे उचित रूप से करने के लिए ये संदर्भित करता है। मतलब कि अगर हम बात करते हैं तो ये आपका जो है वो भाषा का उपयोगकर्ता के वाक्य विन्यास, किस तरीके से उसका सिंटेक्स है, क्या उसका जो आकृति विज्ञान है, उसका जो स्वर विज्ञान है और इसी तरह के जो अन्य तरह के व्याकरणीय ज्ञान है, ठीक है, उनका सामाजिक ज्ञान का उपयोग कैसे करना है। ठीक है, मतलब समाज में उसका किस तरीके से उपयोग करना है, कब और किस उचित रूप से हम उसका उपयोग कर सकते हैं, इसको संदर्भित करता है आपका BLC।
अब बीएलसी श्रवणबाधित बच्चों के सामान्य भाषा योग्यता में शिक्षा और भाषा से संबंधित क्या समस्याएं आती हैं उसको पढ़ेंगे। सामान्य व्यक्ति अपनी श्रवण क्षमता के कारण भाषा व शिक्षा में निपुण हो जाते हैं। ठीक है, मतलब सामान्य व्यक्ति जो होते हैं वो सुन करके भाषा को ग्रहण करते हैं और उनकी सुनने की क्षमता अच्छी होती है, तो वो भाषा और शिक्षा में जो है अपने आप जो है उनको धीरे धीरे प्रैक्टिस के माध्यम से सीख करके वो निपुण हो जाते हैं। वे भाषा व्यक्त करने व ग्रहण करने में कठिनाई महसूस नहीं करते। जैसे जो सामान्य व्यक्ति हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है भाषा को ग्रहण करने और व्यक्त करने में, क्योंकि उनमें श्रवण क्षमता के कारण भाषा का विकास पूर्ण होता है। ठीक है, सुनने के कारण उनमें भाषा विकास होता है। लेकिन अगर यही हम बात करते हैं किसी ऐसे बालक की जो सुन नहीं पा रहा है, तो उसी व्यक्ति की या बालक में भाषा संबंधी कई समस्याएं सामने आती हैं। ठीक है, तो वो आप भी जानते हैं कि ऐसी अगर सुन नहीं पा रहे हैं तो बहुत सारी समस्याएं सामने आएंगी। श्रवणबाधित बालक में भाषा के पिछड़ जाने के कारण उनमें बौद्धिक व क्रियात्मक विकास नहीं हो पाता है, जिसके कारण वे अपने विचारों का आदान प्रदान करने में कठिनाई महसूस करते हैं। श्रवणबाधित बालकों में भाषा का विकास न होने के कारण वह शैक्षिक वातावरण तथा कक्षा के वातावरण में अनुकूलता नहीं बना पाते हैं, जिस कारण वे शिक्षा में पिछड़ जाते हैं। इस आधार पर उनमें निम्न समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। देखिए, लैंग्वेज को वो ग्रहण नहीं कर पाते हैं। आप भी जानते हैं श्रवणबाधित बच्चे हैं, नहीं सुन पा रहे हैं, ना सुनने की वजह से वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, उनका क्रियात्मक विकास भी नहीं हो पाता है। ठीक है, उनका शैक्षिक वातावरण में उनका अनुकूलन, ये सारी चीज़ें जो है उनका प्रभावित हो जाती हैं। और उनमें कुछ और समस्याएं हैं जो उत्पन्न हो जाती हैं, जैसे उनको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो जाती है। बालक में बधिरता के कारण उनमें अनेक समस्या उत्पन्न हो जाती हैं, जिसके कारण बालक किन्हीं भी चीज़ों को अधिक कठिनाई से ग्रहण करता है। श्रवणबाधित बालकों में जो भाषा के प्रति लगाव होना चाहिए, इसका कारण नहीं हो पाता है। श्रवणबाधित बालकों को में मनोवैज्ञानिक समस्या सर्वप्रथम समस्या होती है। बालक का यह स्वभाव होता है कि किसी भी नई वस्तु को बड़ी कठिनाई से वो सीखता है। ठीक है, इनमें कुछ जो होती है वो मनोवैज्ञानिक समस्याएं पाई जाती हैं कि बालक जो होता है अपनी अक्षमता के कारण किसी नई चीज़ को सीखने में, जब उसको कोई नई चीज़, कोई नई भाषाई ज्ञान उनको अंदर विकसित की जाती है, तो उसको सीखने में इनको बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इनकी उसमें रुचि नहीं होती है। ठीक है, उसको व्यक्त करने की समस्या होती है। मतलब देखिए, ना सुन नहीं पाते हैं, तो हम जानते हैं कि जो बच्चे लगभग मतलब नहीं सुन पाते, जो बहरे होते हैं, वो बच्चे लगभग गूंगे भी होते हैं। ठीक है, ना सुन पाने की वजह से उनकी वाणी का विकास भी नहीं होता है, तो इससे वो अपनी बात को व्यक्त करने में भी कठिनाई महसूस करते हैं। ठीक है, श्रवणबाधित बालक जिस भाषा को समझता है उसी भाषा को दूसरे व्यक्ति के सामने व्यक्त करने में वो कठिनाई महसूस करता है। जैसे साइन लैंग्वेज को वो समझ तो लेता है, लेकिन साइन लैंग्वेज वो व्यक्त करने में कठिनाई महसूस करता है, क्योंकि वो जानता है कि सामने वाला उसकी बात को नहीं समझ पा रहा है। इस कारण से शिक्षक अपनी कठिनाई को समझ नहीं पाते व उसकी क्रिया में सुधार नहीं कर पाते हैं। अगला है, इनमें ग्रामर की भी प्रॉब्लम पाई जाती है, मतलब व्याकरणीय समस्या भी इनको देखने को मिलती है शिक्षा में। बधिर बालकों में भाषा क्षमता न होने के कारण बोलने, सीखने, पढ़ने और समझने से उनमें कठिनाई होती है, क्योंकि उपयुक्त कारणों में व्याकरण का प्रयोग होता है। अगला है, इनमें स्पीच प्रॉब्लम भी पाई जाएगी। श्रवण क्षमता न होने के कारण बधिर बालकों में भाषा की समस्या उत्पन्न होती है। न सुनने के कारण वाणी को स्पष्ट रूप से ये बोल नहीं पाते हैं। इस कारण वे शुद्ध बोलने में भी असमर्थ होते हैं, जो श्रवणबाधित बालकों में भाषा एवं शिक्षण को ग्रहण करने में समस्या होती है। उसके बाद इनमें आर्टिकुलेशन की भी प्रॉब्लम पाई जाती है, मतलब उच्चारण की भी समस्या देखने को मिलती है। जो भी प्रत्येक श्रवणबाधित बालक की भाषा सीखने की क्षमता उसकी श्रवण क्षमता पर निर्भर करता है। ठीक है, जो भाषा सीखने की क्षमता है उसकी सुनने की क्षमता पर निर्भर करता है। अतः श्रवणबाधित बालकों को भाषा के उच्चारण में भी कठिनाई होती है, मतलब उनको बोलने में भी कठिनाई होगी। ठीक है, मतलब वाणी का विकास नहीं होता है तो बोलने में वैसे भी प्रॉब्लम हो जाती है। बधिरता के कारण बालक स्पष्ट रूप से उच्चारण नहीं कर पाता, जो शिक्षा में उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अगला है, उनमें रीडिंग की भी प्रॉब्लम आती है। ठीक है, मतलब चीज़ों को जैसे मान लीजिए सुने ही नहीं है, कि कभी पढ़े ही नहीं है, तो उनको जो है पढ़ करके और समझने में भी प्रॉब्लम आती है। ठीक है, उसको जिससे ये बच्चे पढ़ाए गए विषयों को पढ़ने तथा समझने में कठिनाई ये महसूस करते हैं, और इस समस्या के कारण श्रवणबाधित बच्चों की शिक्षा व भाषा विकास में समस्या होती है। अगला है, ट्रांसलेशन की भी में प्रॉब्लम दिखाई देती है। मतलब जो इनका ट्रांसलेशन है, मतलब ट्रांसलेशन का मतलब है कि ये उसको कन्वर्ट करने में, लैंग्वेज को कन्वर्ट करने में भी इनको प्रॉब्लम होती है। जो अनुवाद होता है उनमें समस्या देखने को इनमें मिलती है। ठीक है, किसी अनुवाद के लिए किसी एक भाषा पर आधारित होना आवश्यक है, जिसमें भाषा का अनुवाद सही तरीके से हो, उनमें इनको प्रॉब्लम हो जाती है। उसके बाद है, कन्वर्जेशन प्रॉब्लम आती है। कन्वर्जेशन का मतलब है कि इनको वार्तालाप करने में भी परेशानी आती है। ठीक है, जब ये बात को ठीक ढंग
ढंग से सुन ही नहीं पा रहे हैं, समझ ही नहीं पा रहे हैं, बोल ही नहीं पा रहे हैं, तो फिर जो है दूसरे व्यक्तियों से जो है ये कैसे किस तरीके से कम्युनिकेट कर पाएंगे। ठीक है, तो वहाँ पे भी इनको प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है। तो ये आपका पूरा था, इसमें जो भी इम्पोर्टेंट था मैंने आपको बता दिया, पूरा यूनिट 3 था। ठीक है, अगर आपने ये वीडियो देख लिया जो भी मैंने आपको करा रखा है, ठीक है, तो मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि यूनिट 3 जो अगर आपने पूरा पढ़ लिया, यूनिट 1, 2, यूनिट 3, ठीक है, मैंने 3 यूनिट अभी करा दिया है, यूनिट 1 भी मैंने करा दिया है। ठीक है, आप वीडियो देख लीजिएगा, यूनिट 1, 2, 3 मैंने तीनों करा दिया है यूनिट 3 तक, और बिल्कुल मतलब आपके नए सिलेबस के अकॉर्डिंग ही ये सारी चीज़ें कराई जा रही हैं। ठीक है, तो ये आप एक बार पढ़िएगा इसको, फिर भी अगर आपको कहीं पे प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे कमेंट करके आप बता सकते हैं, मैं ज़रूर कोशिश करूँगी आपकी उस प्रॉब्लम को दूर करने का। ठीक है, तो आप लोग जो है अच्छे से अपनी तैयारी करिएगा, और बहुत जल्द हम आप लोगों के लिए मतलब आपके एग्ज़ाम से पहले ही ला देंगे। बस मेरी कोशिश है कि कल ही हम आप लोगों को दे दें आपके शॉर्ट टाइप की और जो लॉन्ग टाइप के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो मेरा प्रयास रहेगा कि हम आपको वो सारी चीज़ें कल ही प्रोवाइड करवा दें, फिर अगर नहीं कल कर पाते हैं तो परसों तक तो हम आपको बिल्कुल जो है शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, जब आप कॉन्सेप्ट आपको क्लियर रहेगा तो फिर आपको वो सारी चीज़ें करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं बिल्कुल आपको करवा दूँगी, आप लोग उसके लिए बहुत कमेंट कर रहे हैं, तो मैं पूरी कोशिश करूँगी करवाने की। ठीक है, तो अपना ख्याल रखिएगा और अच्छे से अपनी तैयारी करिएगा, जहाँ पे मेरी ज़रूरत हो हम हमेशा आपके साथ हैं, और अपना प्यार बनाए रखिएगा। चैनल को दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।